नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना संक्रमण के बीच धीरे धीरे पटरी पर लौटती जिंदगी की। लॉकडाउन की वजह से बंद शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल देश के कई हिस्सों में आज खुल गए। साथ ही आपको बताएंगे समुद्र और हवाई मार्ग से लोगों को स्वदेश वापस लाने का सिलसिला जारी है। उपराष्ट्रपति महोदय ने कोरोना वायरस को हाल के इतिहास में सबसे विघटनकारी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक करार देते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता से जुटने के लिए कहा है। इसी के साथ रहेगी नजर कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद 2.5 लाख के पार भले ही पहुंच गई हो, लेकिन इनमें से करीब 1.25 लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं और इसी के साथ साथ जिंदगी की रफ्तार धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लॉकडाउन के चलते बंद धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय देश के कई हिस्सों में आज फिर से खुल गए। भक्तों को करीब 2.5 महीने बाद तमाम एहतियातों के साथ मंदिरों में दर्शन करने का मौका मिला। वहीं शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल में काम करने वाले कर्मचारी भी काम पर लौट आए। अनलॉक 1 के तहत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार से धार्मिक स्थल नए नियमों के साथ खुल गए, लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी लागू हैं। केंद्र की तरफ से राज्य को दी गई हिदायत के तहत धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपायों से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च के बाहर श्रद्धालुओं की कतार दिखाई दी। लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के दरवाजे आज से आम लोगों के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए। सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि वाराणसी में मंदिर फिलहाल नहीं खोले गए हैं। कर्नाटक में भी कई शहरों में सुबह से ही धार्मिक स्थलों को आमजनों के लिए खोल दिया गया, जहां लोगों ने पहुंचकर पूरी सावधानी के साथ ईश्वर की आराधना की। कोरोना का डर है, लिहाजा धार्मिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से मंदिरों में किसी भी तरह के प्रसाद को नहीं बांटने की हिदायत दी गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने धार्मिक स्थलों को कुछ दिन और बंद रखने का फैसला किया है। मथुरा के सभी मंदिर 30 जून तक बंद रहेंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शनों पर भी अभी रोक है। काशी के सभी मंदिर भी फिलहाल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले यही हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल्स भी अनलॉक 1 के तहत सोमवार से नए नियमों के साथ खुले। हालांकि इन जगहों पर लोगों के लिए केंद्र की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। लोगों ने शॉपिंग मॉल में एक लंबे समय के बाद प्रवेश किया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सभी सावधानियां बरती गई। सभी मॉल को सैनिटाइज किया गया। प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। मास्क और आरोग्य सेतु ऐप को जांचकर ही लोगों को मॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। दुकानों में भी क्षमता के लिहाज से एक बार में 50% ग्राहकों को प्रवेश दिए जाने की बात की जा रही है। रेस्टोरेंट की बात करें तो इनमें भी पूरी सावधानी और नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुर्सियों के बीच दूरी बनाई गई है। ढाबों पर भी ग्राहकों के लौटने से रौनक बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि होटल, रेस्टोरेंट खुलने से खाद्य सामग्रियों और सब्जियों की मांग और खपत दोनों बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लॉकडाउन के चलते करीब 80 दिनों से तालों में कैद ऐतिहासिक इमारतें आज फिर से खोल दी गई। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित उन 820 स्मारकों को खोलने की अनुमति दी, जिनके अंदर पूजा स्थल है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुताबिक इन सभी स्मारकों में केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। हालांकि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का अधिक प्रभाव है, वहां इन इमारतों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि एएसआई यह सुनिश्चित करेगा कि धार्मिक स्थानों,
पूजा स्थानों में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत रोकथाम के उपायों का इन स्मारकों को खोलने और इनके प्रबंधन में प्रभावी ढंग से पालन किया जाएगा। इन 820 स्मारकों की सूची संबंधित राज्यों को भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि कोविड-19 का प्रसार रोकने से संबंधित विशेष आदेश लागू किए जा सके। देश में 3,691 संरक्षित स्मारक और पुरातत्व स्थल हैं, जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जिम्मे है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये स्थल 17 मार्च से बंद कर दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोविड-19 की स्थिति की बात करें तो भले ही देश में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंच गई हो, लेकिन इसमें करीब आधे लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 48% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,802 रोगी कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,24,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 48.35% है। वहीं 9,983 लोगों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,56,611 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,25,381 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 206 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 7,135 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने 10 राज्यों जहां महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के जिला अधिकारी, चीफ मेडिकल अफसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों में तेजी से फैलता संक्रमण और उसके कारण, हाउस टू हाउस सर्वे, टेस्टिंग बढ़ाने और कंटेनमेंट स्ट्रेटजी पर चर्चा की गई। उन राज्यों की बात भी हुई जहां कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रकोप है। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,007 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 85,975 हो गई है। महाराष्ट्र में इस वक्त ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,000 से ज्यादा हो गई है। पूरे राज्य में 3,060 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पिछले 24 घंटों में कुल 91 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां एक दिन में संक्रमण के 1,515 नए मामले सामने आए, जिनसे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,667 पहुंच गई है। इनमें से 17,000 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। राज्य में इस महामारी के चलते पिछले 24 घंटों में हुई 18 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का कुल आंकड़ा 269 हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी जानलेवा कोरोना वायरस के मामले काफी ज्यादा हैं। 24 घंटे में 1,282 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,936 पहुंच गई है। इनमें से करीब 11,000 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 812 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर है गुजरात। यहां कोरोना संक्रमण के कुल 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 13,500 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की वजह से 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के 10,500 से ज्यादा मामले हैं और इनमें से 7,500 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। इस वायरस की वजह से राज्य में 240 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था, लेकिन पहले धीरे धीरे मामलों के बढ़ने के साथ पिछले दिनों ये तेजी से बढ़े हैं और वायरस की टेस्टिंग बढ़ने से जून के महीने की शुरुआत से ही हर रोज 9 से 10 हजार के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ पिछले 5 दिन के आंकड़े देखें तो 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं।
देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार को देखें तो कोरोना वायरस का पहला मरीज इस साल की शुरुआत में 30 जनवरी को मिला था। इसके बाद कोरोना के मामलों को 50,000 तक पहुंचने में करीब 98 दिन लगे और 7 मई को देश के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा केस आ चुके थे। इसके बाद 12 दिन में ये मामले दोगुने होकर 1 लाख हो गए। 8 दिन बाद 27 मई को मामले 1.5 लाख तक पहुंच गए और इसके बाद अगले 7 दिन में यानी 3 जून को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख पार कर गई, जबकि पिछले 5 दिन के अंदर देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की कुल तादाद 2.5 लाख को पार कर गई है। अब बात दुनिया के अन्य देशों की। दुनिया भर में 70,33,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कई देशों में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 4,03,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। दुनिया में कोरोना महामारी की स्थिति को देखें तो अमेरिका में इसके सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,10,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 19,42,363 हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति है ब्राजील की, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 6,91,000 से ऊपर पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 4,76,000 से ज्यादा हो गई है और इनमें 5,963 लोगों की जान गई है। चौथे नंबर पर है ब्रिटेन। यहां 2,87,621 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 40,600 से ज्यादा है। 2.5 लाख केस के साथ भारत 5वें स्थान पर है। इसके बाद स्पेन है, जहां कोरोना वायरस ने 2,41,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। स्पेन में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस महामारी को हाल के इतिहास में सबसे विघटनकारी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता से जुटा है। उपराष्ट्रपति ने ये बातें एक दैनिक अखबार में लिखे अपने लेख में कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक दैनिक अखबार में रिलाइंग ऑन इंडिया शीर्षक से लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सभी देश अपने अपने स्तर पर इस महामारी से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में जीवन की रक्षा और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बीच का सूक्ष्म संतुलन बनाना बेहद कठिन है। भारत भी इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता से जुटा है। लेख में उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को हाल के इतिहास में सबसे विघटनकारी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक करार दिया है। देश में लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अब अनलॉक करके नए नए दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि समावेशी समान विकास के लिए संभावनाओं को खोजा जाए, नई मूल्य श्रृंखलाओं की खोज की जाए जो कि धन का सृजन करें, अप्रयुक्त मानव क्षमता का दोहन करें और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। देश एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में देश भर में विकास की शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप रहिएगा राज्यसभा टीवी के साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी, ये हमें बचाना है। एक एक बूंद को बचाना है। गांव-गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय हैं। उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं। 5 दिन 7 दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती माँ के पास बुझाएगा, पानी फिर जमीन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा। और इसलिए इस वर्षा ऋतु में हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएं, पानी को संरक्षण करें।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस के जल्दी और सस्ते टेस्ट को लेकर भी विभिन्न संस्थान काम कर रहे हैं। हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक ऐसी किट विकसित की है जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर परिणाम दे सकती है। आईआईटी हैदराबाद ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए कम लागत वाली एक टेस्ट किट विकसित की है जो महज 20 मिनट में परिणाम दे सकती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये किट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR से अलग है, जो कि वर्तमान में कोविड-19 के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक टेस्ट किट को 550 रुपए की लागत से विकसित किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसे घटाकर 350 रुपए तक किया जा सकता है। टीम ने हैदराबाद ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इसका परीक्षण किया है और अब ICMR से अप्रूवल की मांग की है। कम लागत वाली इस टेस्ट किट को कहीं भी ले जाना आसान है और ये किट मरीज की जांच के बाद वहीं पर रिजल्ट दे सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उन्होंने कोविड-19 जीनोम के संरक्षित क्षेत्रों के एक अनूठे क्रम की पहचान की है। इससे पहले IIT दिल्ली ने RT-PCR पर आधारित एक टेस्ट किट विकसित की थी, जिसके लिए ICMR से जांच के लिए अप्रूवल मिल गया है। अब IIT हैदराबाद ने कम लागत वाली टेस्ट किट विकसित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल बैजल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली में कोई भी अस्पताल मरीजों को इस आधार पर इलाज करने से इनकार नहीं करे कि वो दिल्ली के निवासी नहीं हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने निर्देश में कहा कि अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और मरीजों के साथ दिल्ली से बाहर का निवासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोग ही इलाज करा सकते हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए दिल्ली निवासियों की पहचान के लिए प्रमाण पत्र देने की बात कही थी। कोरोना वायरस के संकट काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का काम समुद्र और हवाई मार्ग के जरिए लगातार हो रहा है। जब से यह अभियान शुरू हुआ है तब से विदेशों में भारतीय दूतावास दिन रात फंसे हुए लोगों को वापस भेजने के लिए काम कर रहे हैं। मालदीव में फंसे 700 भारतीय नागरिकों को लेकर नौसेना का जहाज जलाश्व रविवार को तूतीकोरिन बंदरगाह पर पहुंचा। वापस लौटे लोगों में से 686 लोग तमिलनाडु से हैं, जबकि अन्य लोग कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को नौसेना का जहाज वापस देश लेकर आएगा। ईरान के बंदर अब्बास से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत सोमवार से हो गई है। भारतीयों को INS शार्दुल पर वापस लाया जा रहा है। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत रविवार को ओमान से भी 144 यात्रियों को लेकर विशेष विमान चेन्नई पहुंचा। अब तक ओमान से 4,928 लोग विशेष विमानों के जरिए स्वदेश लौट चुके हैं। So since end of February we are stuck here in Germany and now we are very happy that finally we are able to go back home. Let's hope that we don't have to go into the quarantine in Delhi so that we can go straight to Leh and go to the institutional quarantine in Leh. सोमवार सुबह फ्रैंकफर्ट में फंसे 243 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। वहीं कतर और कुवैत से विशेष विमान यात्रियों को लेकर चेन्नई और लखनऊ पहुंचा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल माध्यम से ओडिशा के लोगों को संबोधित किया। ओडिशा की भूमि और भगवान जगन्नाथ को नमन करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति में सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनसंवाद करने के लिए आई है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि वर्चुअल रैली बीजेपी का अभिन्न अंग है और पार्टी के नेता संगठन के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ओडिशा की जनता के सामने केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखते हुए ये बातें कही।
उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में 2 गज की दूरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी नहीं बन सकती है। गृह मंत्री ने कहा कि ओडिशा को विकसित राज्य बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उड़ीसा का व्यक्ति मजदूरी करने के लिए कहीं और जाए, ऐसी स्थिति न आनी पड़े। भविष्य में कोई प्रधानमंत्री ने श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े। इस प्रकार के उड़ीसा की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ीसा को, संगठन को मजबूत करिए, पार्टी के विस्तार को आगे ले जाइए और पार्टी के विस्तार के माध्यम से उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बनाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाई है, तो वहीं जन धन योजना के तहत 31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटे गए और सौभाग्य योजना के तहत 2.5 करोड़ लोगों के घर बिजली पहुंची। वहीं 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम भी किया गया और जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। आज भी उड़ीसा जैसे राज्य में 42% से ज्यादा लोगों के पास घर में पाइपलाइन से पानी नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया, जल जीवन मिशन बनाया और संकल्प किया कि 2022 के पहले ये 25 करोड़ घरों के अंदर 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे और इनकी सब कमी है। इससे पहले अमित शाह ने रविवार को बिहार में कार्यकर्ताओं की वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित किया। कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में बीजेपी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ये रैली कोई चुनावी या राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री देश भर में 75 वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वर्चुअल रैली श्रृंखला के तहत आज महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए कई कड़े फैसले लिए और देश की गरीब जनता को आगे बढ़ाने का काम किया। और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने इस बात पर मोहर लगाई और बीजेपी को 2014 के मुकाबले ज्यादा मजबूत बहुमत मिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है और सरकार का लक्ष्य इसे दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने का है। लेकिन कोविड-19 ने फिलहाल इस काम में रुकावट डाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया है कि भारत इस अवरोध को पार करने में पूरी तरह से कामयाब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की साख भी काफी बड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा यदि प्रधानमंत्री ने न की होती तो मैं समझता हूं कि अन्य देशों की तरह भारत में भी बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती। भारत को जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा देश यदि जनसंख्या की दृष्टि से कोई है तो भारत है। और इस जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो कोरोना से दुनिया के कई देशों से भारत बहुत ही कम प्रभावित हुआ है। कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार जरूरतमंद परिवारों, प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लेकिन आगे भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार सभी जरूरतमंद लोगों को आगे भी खाद्यान्न मुहैया कराएगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए और जरूरतमंद परिवारों को 8 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जो NFSA या राज्य योजना PDS कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। इससे पहले सभी प्रवासियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न मई और जून के महीने में मुफ्त में वितरित किया जा रहा है। साथ ही प्रति परिवार 1 किलो चना या दाल का वितरण भी किया जाएगा।
आंकड़ों के मुताबिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने 4,42,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया है और 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 10,131 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। केंद्र सरकार ने भी 1,96,00,000 प्रवासी परिवारों के लिए 39,000 मीट्रिक टन दालों की मंजूरी दी है। सरकार इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के लिए करीब 3,109 करोड़ रुपए और चने के लिए 280 करोड़ रुपए का 100% वित्तीय भार वहन कर रही है। इस योजना का कुल 90% FPS स्वचालन POS के माध्यम से किया गया है, जबकि कुल 20 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में यह 100% किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलते चलते एक नजर डालते हैं भारत के कुछ शहरों के तापमान पर।